अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 लेक्चर नंबर 25 और लेक्चर नंबर 26 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। होप्स हो कि आपको पिछली वीडियोस के अंदर जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वो लेक्चर थे ही शॉर्ट, इस वजह से वो काफ़ी शॉर्ट बने हैं। इस सब्जेक्ट के आपके लेक्चर्स वैसे भी बहुत शॉर्ट हैं, इस वजह से वीडियोस काफ़ी शॉर्ट बन रही हैं। तो होप्स हो कि आपकी उससे तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ कि कौन से आपके MCQs इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इस तरह से फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ट्रैकिंग पे। ये हमारे सारे लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपने नोट किया हो तो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। एक बात खत्म होती है तो अगले लेक्चर में वही बात वो दोबारा शुरू कर देते हैं, उससे थोड़ा सा हमें आगे बताते हैं। तो हम शेड्यूलिंग की बात कर रहे थे कि शेड्यूलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने टास्क को, अपने जितने भी आपके काम हैं, जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जैसे डेवलपमेंट फेज़ है, रिक्वायरमेंट फेज़ है, डिज़ाइन फेज़ है, फिर टेस्टिंग, मेंटेनेंस, फीडबैक यूज़र से लेना, वो सारी जितनी भी फेजेज़ होती हैं ना, अगर उनको हम शेड्यूल कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और शेड्यूल करने के लिए हम गैंट चार्ट भी बना सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा, हमने नेटवर्क डायग्राम भी बनाई। अब हमारे पास आ जाता है एरर के बारे में बात करेंगे और ट्रैकिंग के बारे में बात करेंगे। अब हमारे पास अगर शेड्यूल आपका मीनिंगलेस होगा, अगर आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते तो ठीक है, आप ये नहीं देख सकते कि वो कैसे चल रहा है। ट्रैक करना मतलब कि प्रोजेक्ट को ट्रैक करना, यहाँ पर ये मतलब है कि काम सही हो रहा है, नहीं हो रहा, वो सही उसके मुताबिक चल भी रहा है कि नहीं। शेड्यूल बनाकर छोड़ दिया, ऐसे तो नहीं होता ना। शेड्यूल बना के हम छोड़ नहीं सकते, हमें बाद में ट्रैक भी करना पड़ेगा कि वो शेड्यूल के मुताबिक काम हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो शेड्यूल होता है उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप प्रोजेक्ट के प्रोसीजर को कंट्रोल कर सकें कि वो काम ठीक तरह से हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ट्रैकिंग मेथड्स आपको यहाँ पे बताए हैं कि प्रोजेक्ट पहला है पीरियोडिक प्रोजेक्ट स्टेटस, मीनिंग यानी कि आप कुछ मीटिंग्स रख लें प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करने के लिए कि वो क्या स्टेटस है, अब उसका क्या स्टेटस चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट अभी तक रिक्वायरमेंट फेज़ में है या वो आगे अगली फेज़ में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, रिजल्ट ऑफ ऑल रिव्यू, जितने आपको रिव्यू मिले हैं आप उन सब का रिजल्ट चेक करें कि उसमें क्या चीज़ें हैं, लोगों ने क्या क्या चीज़ें शेयर की हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखें कि आपके प्रोजेक्ट के जो माइलस्टोन थे, आपने जो टास्क शुरू में आपने एक गोल बना लिया था कि हमने ये अचीव करना है, वो अकम्प्लिश हुआ भी है या नहीं हुआ। उसके बाद आपने कंपेयर करनी है स्टार्ट डेट को और एंड डेट को, कि जो आपने एंड डेट की थी और जो स्टार्ट डेट से और जो प्लान की थी स्टार्ट डेट, वो उसके मुताबिक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ या नहीं। यानी कि रिक्वायरमेंट फेज़ की लेट्स सपोज आपने एक डेट डिसाइड की थी, उसके बाद उस डेट में आपने एक महीने का टाइम दे दिया। ठीक है, 1 मंथ के बाद आपकी डिज़ाइन फेज़ आ गई। अब अगर आपकी एक महीने के अंदर आपने चेक करना है कि क्या उसी टाइम पे वो स्टार्ट हुई थी रिक्वायरमेंट फेज़ और वो टाइम पे ख़त्म हुई है, अगली फेज़ स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, ये सारा ट्रैकिंग के अंदर आता है। इसके लिए आप इनफॉर्मल मीटिंग्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा अर्न वैल्यू एनालिसिस है और एरर ट्रैकिंग है इसके अंदर टेक्निक्स। ये कुछ टेक्निक्स यहाँ पे गिवन है। जो लास्ट 2 टेक्निक्स हैं वो आगे आपके 2 लेक्चर्स में डिस्कस हुई हैं, तो अभी इन दोनों को हम देखते हैं कि इन टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है। बाकी टेक्निक्स आप देख सकते हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 टेक्निक्स थी कि इनमें क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अर्न वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। अर्न वैल्यू एनालिसिस की शॉर्ट फॉर्म EVA है। EVA आपने याद रखनी है, ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। अब इस क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आपको एक स्केल प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि काम टाइम पे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे हमने दे दिया है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, टोटल आवर्स टू डू द होल प्रोजेक्ट उसमें एस्टिमेट होते हैं और एवरी टास्क के लिए एक अर्न वैल्यू दी जाती है उसकी, जो उसके यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। आप उस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, इसकी फुल फॉर्म भी पेपर में आ जाती है। एफर्ट्स पर्सन एंड डेज ETC और फॉर टास्क आई, यहाँ पे आपने इसको याद रखना है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है आपको, तो ये MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी इस फॉर्मूला रिपीट होता है और इतना आसान सा है। आप बिल्कुल इजीली आपने डिवाइड करना है या फिर माइनस करना है। आपने याद रखना है कि डिवाइड कहाँ करना है और माइनस कहाँ करना है। इसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं कि माइनस करने के बजाय डिवाइड कर देते हैं और वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बजट कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल आपको गिवन होगा और इसके अलावा जो दूसरी आपको वैल्यू वो भी गिवन होगी। इनकी दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। अब आपने क्या करना है कि आपने अगर आप CPI निकालना है ना, ठीक है, SPI के लिए शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स की फुल फॉर्म है SPI और शेड्यूल वेरिएंस के लिए SV है। तो इस SPI को निकालने के लिए आपने डिवाइड करना है और SV को निकालने के लिए माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए ताकि आप पेपर में बहुत इजीली कर सकें। बहुत इजी है, बस आपने याद रखना है कि डिवाइड कहाँ करना है और माइनस कहाँ करना है। तो ये न्यूमेरिकल आपको पेपर में आता है और MCQs में भी इसमें से ज़रूर पूछते हैं। और नीचे इन लोगों ने उन्हीं सारों को डिफाइन भी किया है कि प्रोजेक्ट परसेंट शेड्यूल फॉर कंप्लाइमेशन के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसको BAC से डिवाइड करना है तो आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। परसेंट
कंप्लीट के लिए क्या करना है, इसको भी आपने BAC से डिवाइड करना है। फिर एक्चुअल वर्क कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे फुल फॉर्म दी हुई है ACWP, इसकी फुल फॉर्म एक्चुअल वर्क कॉस्ट है, ये भी आपने याद रखना है, ये आपको MCQs आते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए भी आपने डिवाइड करना होता है, इसमें आपको दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने दोनों को बस डिवाइड करना है और कॉस्ट वेरिएंस में आपने माइनस करना है। देखिए वेरिएंस के केस में माइनस होगा और जो हमारे पास परफॉर्मेंस इंडेक्स के केस में डिवाइड होगा, तो ये आपने याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूले इस पेपर में ज़रूर आते हैं आपको, न्यूमेरिकल और MCQs भी आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी देखें कि CPI और SPI जो हमने एस्टिमेट की थी वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बताती है कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस क्या है। देखिए अगर तो आपकी वैल्यू 1 के पास है तो इसका ये मतलब है कि आपका एस्टिमेट गुड है और प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंट्रोल है, यानी कि अंडर कंट्रोल है आपका वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल गुड कंडीशन में। तो ये एक क्वेश्चन आया था अभी 2023 के पेपर में, उसमें CPI और SPI दोनों को फाइंड आउट करना था और एंड पे उन्होंने ये एक और भी दिया हुआ था कि आपने ये भी बताना है कि वो प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। ये 2 लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है और 1 नंबर की ये बात आपने बतानी थी कि प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल है या नहीं है। तो अगर आपकी वैल्यू ये फाइंड आउट करने के बाद 1 के पास आती है या 1 आती है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल है। अगर तो वैल्यू बड़ी आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट अंडर कंट्रोल नहीं है, तो ये आपने एंड पे बताना होता है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 26 अब एरर ट्रैकिंग, दूसरी टेक्निक, जब भी हमने 2 टेक्निक्स डिस्कस की। दूसरी टेक्निक्स में एरर ट्रैकिंग है। अब इसमें क्या होता है कि हमने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ही देखनी होती है, वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एरर के जरिए हम एरर को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, इसको हम डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी टेक्निक भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी टेक्निक की जो इन्होंने एब्रीविएट किया है DRE से, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है, E डिवाइडेड बाई E+D, जिसमें E हमारे पास एरर हैं जो आपको शिपमेंट में फाइंड हुए हैं और D वो एरर हैं जो ऑपरेशन के अंदर फाइंड हुए हैं। हो सकता है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि शिपमेंट में फलाने एरर हुए थे, मतलब लेट्स सपोज ले लेते हैं 5 एरर थे हमारे पास शिपमेंट में, 6 एरर्स थे हमारे पास ऑपरेशन में, तो आप इसका डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी फाइंड आउट करें। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि E हमने डिवाइड करना है E+D से, और आपको पता होना चाहिए कि E क्या है और D क्या है। E आपके वो एरर हैं जो बिफोर शिपमेंट से हुए थे और D वो एरर हैं जो प्रोजेक्ट के ऑपरेशन के अंदर हुए थे। जब आपको ये दोनों E और D पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे और ये भी पेपर में आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। आपके 605 के पेपर के अंदर 1-2 न्यूमेरिकल्स आपके शॉर्ट में ज़रूर आते हैं, तो आपका शॉर्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा अगर आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद होंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट जो है ना आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसको उन्होंने एग्जांपल से भी समझाया कि उन्होंने आपको वैल्यू भी दे दिया 2.1 और फिर 3.6 और उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद हमारे पास टाइम बॉक्सिंग का टॉपिक है। टाइम बॉक्सिंग क्या होता है? टाइम बॉक्सिंग जो है हमारे पास एक डेडलाइन प्रेशर की एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए टाइम बॉक्सिंग इज यूज्ड इन स्वेयर डेडलाइन प्रेशर के अंदर। अगर बहुत डेडलाइन प्रेशर है तो हम टाइम बॉक्सिंग को यूज़ करते हैं। ये एक इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी होती है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? शेड्यूल फॉर ईच टास्क इज एडजस्टेड बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द डिलीवरी डेट। बैकवर्ड करके हम शेड्यूल को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ईच टास्क में एक बॉक्स को पुट किया जाता है और जब वो टास्क बाउंड्री बॉक्स को हिट करता है तो काम वहीं पे रुक जाता है, उसके बाद नेक्स्ट काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपने बस इतना सा इसके बारे में याद रखना है, टाइम बॉक्सिंग क्या है, कैसे काम करता है। और इसके अलावा इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पेरेटो प्रिंसिपल है, वो भी आपने याद रखना है। MCQs में बहुत दफ़ा आता है। 90-10 रूल है यहाँ पे, इसको हम पेरेटो प्रिंसिपल के काफ़ी सिमिलर है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था आई थिंक मिड टर्म में। अब 90-20 का क्या मतलब है? 10% हमारे पास टास्क है और द प्रोडक्ट प्रोसीड टुवर्ड द डिलीवरी डेट, उसमें 90% होता है कि वो डिलीवरी डेट से प्रोसीड कर जाता है, ठीक है। आपने याद रखना है कि 90 स्टैंड फॉर व्हाट एंड 10% हमारे पास यहाँ पे क्या है? 90-10 हमारे पास यहाँ पे रूल है और ये रूल सिंपल हमारे पास पेरेटो प्रिंसिपल से काफ़ी मिलता जुलता है। मिड में आपने पेरेटो प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें 80-20 रूल था आई थिंक सो। अब यहाँ पे 90-10 रूल है। 90-10 रूल को आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, और ये एक कॉन्सेप्ट है टाइम बॉक्सिंग के बिहाइंड। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि टाइम बॉक्सिंग क्या है और इसको कैसे हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं और उसके अंदर इंक्रीमेंट किस तरह से होता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि 90-10 रूल क्या है, ठीक है। तो 2 चीज़ें, टाइम बॉक्सिंग के बिहाइंड में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से आगे पीछे करके वो आप लोगों को दे सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम बॉक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जब हमारे पास डेडलाइन प्रेशर बहुत ही स्वेर होता है तो उसको यूज़ किया जाता है। ये एक इंक्रीमेंटल हमारे पास टेक्निक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि शेड्यूल जितने में हमारा टास्क जो शेड्यूल होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है, डिलीवरी डेट से थोड़ा सा पीछे करके उनको एडजस्ट करते हैं। फिर एक बॉक्स पुट किया जाता है टास्क के आगे, और जब एक टास्क बाउंड्री को हिट कर देता है उस बॉक्स की, तो वहाँ पर वो काम रुक जाता है, खत्म हो जाता है और फिर अगला टास्क वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। और 90-10 का रूल है, ये 90-10 का रूल है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 26 और 25 कंप्लीट हो गए।
दोनों के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने 2 टेक्निक्स देखी हैं। एक हमारे पास जो एरर ट्रैकिंग की टेक्निक आ गई है और दूसरी हमारे पास आई है वो अर्न वैल्यू एनालिसिस की टेक्निक है। और हमने देखा कि प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं। तो ये आपको शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में आ सकता है कि प्रोजेक्ट ट्रैकिंग की कुछ टेक्निक्स को इनलिस्ट करें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारी यहाँ पर आपको मेंशन है, इनमें से 2 को आपकी बुक्स में डिफाइन किया हुआ है, उन दोनों को भी आपको पता होना चाहिए। भी डिफाइन करने को आपको लॉन्ग में दे सकते हैं। तो यहाँ से आपका लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है और MCQs भी आ सकता है, कौन सा शॉर्ट है और कौन से लॉन्ग है। होप सो कि आपको लेक्चर नंबर 25 और 26 क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो। और अगर आपको MCQs कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तभी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पास्ट पेपर की फाइल्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने कुछ इस सब्जेक्ट के रिलेटेड MCQs की फाइल्स बनाई थी, वहाँ से काफ़ी MCQs पिछली दफ़ा रिपीट हुए थे। अगर आप वो फाइल कर लेते तो आपकी भी MCQs वहाँ से काफ़ी सारे रिपीट होंगे। वो हमारी वेबसाइट पर भी पड़े हुए, मास्टर की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा। और 2022 के करंट पेपर सॉल्व किए थे मैंने, वो भी वहाँ पर चैनल पे पड़े हुए। इसके अलावा पास्ट पेपर मैंने सॉल्व किए थे चारों, उनके वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों की भी इस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। अगर आप ये सारे लेक्चर्स ले लेते हैं और जितनी भी प्रिपरेशन की वीडियोज़ मैंने बनाई हैं वो सारे ले लेते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में जो है वो गारंटी के साथ मैं आपको कह सकती हूँ कि आप 4 CGPA इस सब्जेक्ट में बहुत आराम से ले सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये मार्क्स गेनिंग वाला सब्जेक्ट है, तो इसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना, लाइट नहीं लेना। बहुत सारे लोग इसको इतना लाइट लेते हैं कि बहुत थोड़े से पेज हैं, थोड़ा सा है, हो जाएगा, लेकिन फिर क्या करते हैं वो इसमें मार्क खाते हैं और फिर उसके इन्हीं में नंबर कमाते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने मार्क्स पूरे यहाँ पे सिक्योर कर लें, इस सब्जेक्ट पे थोड़ी सी मेहनत करें और अपने सारे मार्क्स सिक्योर कर लें ताकि फुल मार्क्स आपके इस सब्जेक्ट में आ जाए और आपका CGPA जो है इस सब्जेक्ट की वजह से और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब लेक्चर नंबर 27 और 28